गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज है 26 अक्टूबर। मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये डेट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज सुबह मैं जब घर से निकल रहा हूँ तो बारिश हो रही है। अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है। अब आप सोचोगे भैया बारिश का हमसे क्या लेना देना। ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना, इसके अंदर देश को ग्रो करना है। तो देश ग्रो कैसे करेगा? जब आप फैक्ट्री लगाओगे। तो जब आप फैक्ट्री लगाओगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है पॉल्यूशन की। और पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है। मैंने सुबह एग्जांपल देख लिया, अक्टूबर में बारिश हो रही है। तो मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं कि ज्यादा ग्रोथ के पीछे भागोगे तो एनवायरमेंट बर्बाद होगा, अक्टूबर में भी बारिश होगा। तो चलो ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाते हैं। मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय आईएमपी क्वेश्चंस भी बताते जाऊंगा, तो ध्यान देना जब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन है। पहला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके पास से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। अब सवाल कैसे पूछिए उसको देख लो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल। हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो बताना है बोर्ड को, उसको पूरा डिटेल में समझाना है। तो यहाँ पे मैंने देखो इतना बड़ा आंसर लिख के रखा हुआ है, इनको आप बोर्ड के अंदर लिख दोगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फोकस करता है इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। याद रखो, मैं भी याद करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है फोकस करता है इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है प्रोडक्शन के नंबर के इंक्रीज हो जाने पर। एग्जांपल यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर है मान लो कि ये है 2024 और दिस ईयर को मान लेते हैं हम लोग 25। ये कौन सा ईयर है? 24 और ये है 25। तो 24 वाले ईयर के अंदर हमारे देश के अंदर 1 लाख कार बनाई गई थी और 25 के अंदर हमारे देश के अंदर 1,20,000 कार बनाई गई। तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ? 20,000 कार से। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। कभी भी प्रोडक्शन के अंदर देश के अंदर इंक्रीज आएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। एज द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स देन प्रीवियस ईयर। 2024 के अंदर बनाया गया था 1 लाख कार, 2025 में बनाया गया 1,20,000 कार। अगले साल से 20,000 कार हमने ज्यादा प्रोड्यूस की। इस कॉन्सेप्ट को हमने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिमिटेशन वाले सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल पूछ रही है। किस तरीके से पूछे उस पर ध्यान दे लेते हैं। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन बतानी है। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ध्यान देना, आराम से समझ में आएगा। ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, भैया नहीं समझ में आया, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर ओनली द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम, नॉट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो जिंदगी की यानी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट और इनकम को नहीं बढ़ाना होगा। मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, बट पैसा कमाने के बाद मेरी जिंदगी में मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस नहीं करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने पर। तो प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने के ऊपर। तो ये बुराई है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए खुशी और हेल्थ सब कुछ होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करता ही नहीं है। इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, समझाता हूं। इट डज नॉट शो वेदर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड इक्वली अमंग पीपल। अब देखो, देश ने पैसा तो बना लिया, ज्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से देश के पास ज्यादा पैसा आ गया। अब जब देश के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो जो पैसा आया है क्या सब लोगों के पास अच्छे से इक्वली बटा? इसके ऊपर भी इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस नहीं करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन मुद्दा क्या है? हम लोग ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब वो कमाया हुआ पैसा सब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा, नेग्लेक्ट सोशल फैक्टर, समझाता हूं।
ग्रोथ डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग कंडीशन। एक जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और अच्छी लिविंग कंडीशन चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देता है। अब एनवायरमेंटल डैमेज, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया एनवायरमेंटल डैमेज, अभी वापस से समझा देता हूं। रैपिड ग्रोथ कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ज्यादा सामान कब बनेगा? जब ज्यादा फैक्ट्री लगेंगी। आप जितनी ज्यादा फैक्ट्री लगाते जाओगे उतना पॉल्यूशन फैलेगा, उतना जंगल काटना पड़ेगा, उतना नेचुरल रिसोर्स खत्म होता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। लास्ट में नैरो कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा बोला गया? इट फोकस ओनली ऑन आउटपुट, नॉट एन ओवरऑल वेलफेयर और हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देता हूं कि एक इंसान का वेलफेयर कब होगा, वो खुश कब रहेगा? जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उसको रहने की कंडीशन अच्छी मिलेगी। बट इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करता है। वो किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ आउटपुट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है। यहाँ पे हमने लिमिटेशंस को पढ़ लिया, समझ लिया। अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी आसान करके दूंगा इस टॉपिक को। अब आगे बढ़े तो हमको पता चला कि हमको पढ़ना है अभी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेक्शन से आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको समझाना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है इंसान की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के ऊपर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? बेटर जॉब्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और लिविंग कंडीशन के ऊपर। एक इंसान को अगर आप अच्छा काम दोगे, अच्छा एजुकेशन दोगे, अच्छा हेल्थ सर्विस दोगे, अच्छा रहने का कंडीशन दोगे, तो उसकी लाइफ भी इंप्रूव होगी, वो खुश भी रहेगा और अच्छे से जिएगा। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखो और मजा आएगा। When a country has more school, hospital, clean water and job, it's so economic development। एक देश के अंदर सब जगह पे स्कूल है, अच्छा हॉस्पिटल है, सब लोगों को पीने का क्लीन पानी मिल रहा है और सब लोगों को जॉब मिल रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम लोग इंसान के एजुकेशन, जॉब, हेल्थ, लिविंग कंडीशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछिए, किस तरीके से पूछिए उस पर ध्यान दे दो। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। पहला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी मैं आपको समझाता हूं। देश के अंदर एजुकेशन को अच्छा करना है, हेल्थ को अच्छा करना है और समाज का भला करना है। तो ऐसी चीजों को करने के लिए हमें रेगुलर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें लंबे समय तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट करना है, किसको? एजुकेशन को, हेल्थ को और समाज का भला करना है, वो एक दिन में नहीं होगा। हम लोगों को कंटिन्यूअसली इसको लंबे समय तक करते रहना होगा, तब जाके इन सारी चीजों के अंदर सुधार आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। पहले इनको समझो। व्हेन अ कंट्री डेवलप, प्रोडक्शन इंक्रीज, दिस इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। कभी भी जब देश आगे बढ़ेगा तो उस देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री लगेंगी और फैक्ट्री लगने से क्या होगा? प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा। जब भी प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। The quality of goods also improve because of research and new technology। हमने ज्यादा प्रोडक्शन तो कर लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी सामान हमने बनाया उसकी क्वालिटी को अच्छा कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी को हम अच्छा कैसे कर रहे हैं? जब हम लोग रिसर्च करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। सीधी सी भाषा में बोलूं, जब क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा तो क्वांटिटेटिव चेंज, जब क्वालिटी में इंक्रीज आएगा तो क्वालिटेटिव चेंज। तो यहां पे हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये 2 नए वर्ड को सीखा। अब तीसरा है चेंज इन डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। जब देश डेवलप करेगा तो इंसान की इनकम बढ़ जाएगी। जब इंसान की इनकम बढ़ जाएगी ना तो उसका टेस्ट और नीड चेंज हो जाएगा। हम और आप लोग ही अगर ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो हम लोगों का नीड और टेस्ट बदल जाएगा।
पहले मैं 500 का जूता पहनता था, अब मैं 5000 का जूता पहनूंगा, तो मेरा नीड और टेस्ट बदल गया। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले वो खाना और कपड़ा खरीदता है, मतलब कि बेसिक थिंग्स को खरीदता है। उसके बाद अगर उसके पास पैसा बच जाता है तो व्हीकल और स्मार्टफोन जैसे लग्जरी और कंफर्टेबल आइटम के ऊपर वो खर्चा करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के ऊपर खर्चा किया, उसके बाद पैसा बच गया तो उन्होंने लग्जरी चीजों के ऊपर खर्चा किया। अब यहाँ पे जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, लेबर बिकम मोर डायनामिक, इसको समझते हैं। जब देश के अंदर डेवलपमेंट होगा ना तो वर्कर को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जिससे उसके अंदर स्किल डेवलप होगा। जब एक इंसान के पास एजुकेशन है, स्किल है, तो वो क्या करेगा कि जो भी नया आइडिया मार्केट में आ रहा है उसको सीख लेगा। जैसे अभी हमारे देश में एआई आ रहा है, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्मार्ट हैं, तो हम लोग एआई को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसके पास स्किल होता है, तो वो नए आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, नए मशीन को एक्सेप्ट कर लेता है और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि पीपल एंड कंपनीज बिकम मोर एक्टिव एंड रेडी फॉर चेंज। जब आप पढ़े लिखे हो, आपके पास स्किल है, तो आप लोग क्या करोगे, मार्केट के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसको फटाक से एक्सेप्ट कर लोगे और एक्टिवली काम करोगे, जिससे मैं बोल सकता हूं कि लेबर क्या हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है। लेबर बिकम मोर डायनेमिक का मतलब ये है कि वो फटाक से जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके काम करने लगता है। जब आप पढ़े लिखे होगे तो आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे और फटाक से काम करके मार्केट में आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को भी समझ लिया, जान लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिमिटेशंस को समझाना है। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको हम लोग समझते हैं। अ फैक्ट्री अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट बट मोस्ट वर्कर गेट वेरी लो वेजेस। जब देश के अंदर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारी फैक्ट्री डलेगी। फैक्ट्री के अंदर 2 लोग हैं, मालिक है और वर्कर्स हैं। अब आप सबको पता है कि मालिक ज्यादा पैसा कमाएगा और वर्कर के पास कम पैसा जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। फैक्ट्रियों के मालिक दबा के पैसा कमाएंगे, जो वर्कर्स है उनके पास कम पैसा आएगा। डेवलपमेंट में इंक्रीज नेशनल इनकम बट रिच पीपल गेट मोर बेनिफिट देन द पुअर। फैक्ट्री लगी जिसकी वजह से देश का नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। उल्टा असर क्या रहा है कि जो नेशनल इनकम बढ़ा है, मतलब जो देश ने पैसा कमाया है, ज्यादा पैसा चला जाएगा अमीरों के पास और जो पुअर है उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रीजनल इम्बैलेंस समझाता हूं। बिग सिटीज लाइक दिल्ली ग्रो फास्ट बट विलेज इन सम स्टेट में पुअर। बहुत सारे जगहों पे देश में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो जा रहा होता है, बट बहुत सारा जो एरिया है वो पीछे रह जाता है। बेस्ट एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र, दिल्ली, बैंगलोर, गुजरात, ये सारे स्टेट काफी डेवलप कर रहे हैं, बट बिहार और झारखंड जैसे स्टेट आज भी पीछे रह जा रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं पे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है और कहीं पे बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है। सम एरिया डेवलप फास्टर वाइल अदर रिमेन बैकवर्ड। वही मैंने आपको बोला, कोई एरिया ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, कुछ एरिया पीछे रह जाएगा। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिस क्रिएट अनइवन ग्रोथ इन द कंट्री। अनइवन ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे अच्छा ग्रोथ है, कहीं पे लोग पीछे रह जा रहे हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। डेवलपमेंट कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डेवलपमेंट करने के लिए आप फैक्ट्री लगाते जाओ, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैलेगा, जंगल काटना पड़ेगा और नेचुरल रिसोर्स भी खत्म होते जाएंगे। स्लो इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर इंसान अच्छे से जी सके, बट ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है कि सब तक सही से डेवलपमेंट पहुंचाना। जैसे कि अब देखो, डेवलपमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट सबको अच्छा जॉब नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट सबको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट सबको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पाएगी। तो स्लो इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट तो हो रहा है बट सबकी जिंदगी एक जैसे नहीं बदलेगी। आगे, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। एग्जांपल देखना, इंडिया इंपोर्ट एडवांस मशीन फ्रॉम जर्मनी एंड जापान फॉर इट्स कार एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिकॉज इट कैनॉट मेक देम लोकली। हम लोगों को अगर कार बनाना है तो हम लोग कार के पार्ट्स कहां से मंगाते हैं, जापान और जर्मनी जैसी कंट्री से। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी कार के सारे इक्विपमेंट, सारे पार्ट हमारे देश में नहीं बना सकते हैं।
तो हम लोग डेवलप करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंट्री के ऊपर। जैसे हमको कार बनाना है तो हम डिपेंड है जर्मनी और जापान जैसी कंट्री के ऊपर। हम लोगों को इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ बनाना है तो हम लोग चाइना जैसी कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डेवलपिंग कंट्री ऑफन डिपेंड ऑन डेवलप नेशन फॉर टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मशीन। मशीन चाहिए, पैसा चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, हम लोग किससे मांगते हैं? डेवलप नेशन, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे नेशन से हम लोग ये सारी चीजें मांगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिमिटेशंस भी करवा दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगा। कैसे पूछिए, ध्यान दो। व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बहुत आसान है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, PQLI, HDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। ये सारी चीजों का जैसे मैंने लिस्ट बनाया वैसे लिस्ट बना देना। इस सवाल का ये रहा जवाब, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को। अब ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से आपको बोर्ड 3 मार्क्स का सवाल पूछिए, नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको ये बताना है कि नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, 3 मार्क्स के लिए। तो जितना भी इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ ले जाके लिख देना, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। और ज्यादा लैंग्वेज हार्ड भी नहीं है, डरो मत कि भैया इतना बड़ा आपने लिखवा दिया हम याद कैसे करेंगे। मैं समझा रहा हूं, उससे ही आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भैया हाँ ये तो हम लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ ईयर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से नेशनल इनकम समझा देता हूं। मान लो कि हमारे देश में 10 शूज बना, उसकी कीमत है 100 रुपए। हमारे देश में 5 कप बना, कप की कीमत है 5 रुपए। हमारे देश में 2 क्या बोलते हैं, मान लो कि 2 बन गया, चप्पल बना दिया, चप्पल नहीं यार कुछ और ले लेते हैं, 2 बल्ब बना, उसकी कीमत है 20 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 100, 120 और 125 रुपए। देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बना उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने लाइंस लिखी हैं वो आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा और बोलोगे भैया ये तो हम लोग लिख ही लेंगे। इफ द नेशनल इनकम ग्रो फास्ट द कंट्री इज डेवलपिंग रैपिडली। नेशनल इनकम तेजी से बढ़ेगा, डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इफ द ग्रोथ इज स्लो द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। नेशनल इनकम की अगर ग्रोथ स्लो होगी तो डेवलपमेंट भी लो होगा। इफ द नेशनल इनकम रिमेन द सेम डेवलपमेंट इज स्टेबल। नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। हम लोगों ने 2020 के अंदर भी 20 रुपए कमाए, 2021 के अंदर भी हम लोग ने 20 रुपए कमाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आया। इस कंडीशन में जो डेवलपमेंट होगा वो स्टेबल होगा। इफ द नेशनल इनकम फॉल्स इट शो अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस। अगर हमारा नेशनल इनकम नीचे गिर रहा है, मान लो कि हम लोगों ने 2020 के अंदर 20 रुपए कमाया, 2021 के अंदर हम लोगों ने 15 रुपए कमाया, 2022 के अंदर हम लोग ने 10 रुपए कमाया, जो हमारी नेशनल इनकम है वो ड्रॉप होते जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलपमेंट है या हम लोग पीछे जा रहे हैं। अब नेशनल इनकम की लिमिटेशंस को जान लेते हैं। तो 3 मार्क्स के अंदर आपको ये लिमिटेशंस भी लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अब यही सेम सेक्शन से आपको वो 2 मार्क्स के भी सवाल पूछे है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। हम लोगों को नेशनल इनकम के लिमिटेशन बताने हैं एज एन ग्रोथ या डेवलपमेंट इंडिकेटर। यहां पे हम लोग देखते हैं पहला, डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भैया ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने, ये क्या है? समझाता हूं, एग्जांपल देखो। अ कॉटन फार्मर सेल रॉ कॉटन टू टेक्सटाइल मिल फॉर 5,000। एक फार्मर ने कॉटन बेच दिया एक मिल वाले को 5,000 रुपए में। कॉटन समझो ना, कॉटन रुई, रुई को फार्मर ने एक फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया 5,000 में। द टेक्सटाइल मिल यूज द कॉटन टू मेक क्लोथ एंड सेल इट फॉर 10,000। ये जो 5,000 का कॉटन लेके गया था मिल का मालिक, उससे उसने कपड़ा बना दिया और उसको बेच दिया उसने 10,000 रुपए में। आगे, A tailor then used that cloth to make shirt and sell them for 15,000। अब टेलर ने वही 10,000 का कपड़ा लिया और उससे शर्ट बना के बेच दिया उसको 15,000 में। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5,000, 10,000, 15,000, टोटल कितना आया? 30,000। हम लोग इस तरीके से इन सारी चीजों को नहीं काउंट कर सकते और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। कि एक ही प्रोडक्ट का बार बार अगर आप पैसा काउंट कर ले रहे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग।
5,000 का कॉटन था, उसी 5,000 के कॉटन को 10,000 में बेचा, फिर उसी को 15,000 में बेचा, तो हमने तीनों की वैल्यू को मिला के बोल दिया 30,000 रुपए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग इस तरीके से नेशनल इनकम के अंदर ये सारी चीजों को नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, ये एक गलत इनकम दिखाएगा। असली में बिका कितने का है? 15,000 का, बट नेशनल इनकम में कितने का दिखेगा? 30,000 का। तो ये कोई तरीका नहीं है इनकम को काउंट करने का, ये गलत है, और ये लिमिटेशंस है नेशनल इनकम के अंदर ऐसी इनकम को काउंट करना। प्रोडक्ट मेड फॉर सेल्फ यूज आर नॉट काउंटेड। समझाता हूं, घबराओ मत। A carpenter built furniture such as table, chair for his own home instead of selling them in the market. Since these items are made for personal use and not sold, they do not generate income. एक फार्मर ने अपने घर का फर्नीचर का काम किया, उसने चेयर बनाया, टेबल बनाया, और उसने इस चीज को अपने घर में लगा दिया, उसने ये सारी चीजों को बेचा नहीं, तो ऐसी चीजों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम उनको नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे। आगे देखो, डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर इज हार्ड टू मेजर। डेप्रिसिएशन क्या है ये आपको पता ही होगा, आपने अकाउंट्स में देखा ही होगा कि सपोज कर लो आप एक कार लेके आए, तो ईयर बाय ईयर उस कार की वैल्यू नीचे गिरती जाती है, तो हम लोग जान जाते हैं कि वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को कैसे हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी एक दिक्कत है। एग्जांपल से समझो, अ फैक्ट्री मशीन में लास्ट 10 ईयर इफ यूज केयरफुली बट ओनली 5 ईयर इफ यूज हैवीली मेक इट हार्ड टू डिसाइड द एग्जैक्ट एनुअल डेप्रिसिएशन। एक मशीन है, एक इंसान ने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो 10 साल चल गया, एक इंसान उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो 5 साल चला। ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे हर साल उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को काउंट करें, ये दिक्कत आ जा रही है। आगे देखो, इलीगल इनकम, टैक्स एवेशन एंड बार्टर ट्रांजैक्शन आर मिस। ये जो सारी चीजें हैं वो नेशनल इनकम से निकल जाती हैं। कैसे, अभी समझते हैं। इलीगल इनकम, एग्जांपल देखो, अ पर्सन सेल ड्रग्स एंड अर्न 50,000 अ मंथ। एक इंसान है, गवर्नमेंट को ऐसा बोलता है कि मैं 50,000 रुपए कमा के आया हूं, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है क्या काम करते हो? मैं ड्रग्स बेचता हूँ। बोले 2 लप्पड़ मारूंगा ना, ड्रग्स बताया, चल जेल में। तो वो इंसान डर के मारा बताएगा ही नहीं कि उसने ड्रग्स बेच के 50,000 रुपए कमाया है, तो इस इनकम को तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो डर के मारा बताएगा ही नहीं। आगे, टैक्स एवेशन अनरिपोर्टेड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। यहां पे पढ़ते हैं, अ शॉपकीपर एक्सेप्ट 10,000 कैश सेल्स डेली बट डेलिबरेटली डज नॉट रिकॉर्ड देम टू अवॉइड पेइंग टैक्स। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। एक इंसान पैसे कमा रहा है, मतलब एक शॉपकीपर पैसे कमा रहा है, 10,000 रुपए जो है वो कैश में रख लेता है और छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है? क्योंकि उसको उस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। तब उसने 10,000 रुपए जो कैश में रखे थे उसको छुपा लिया, तो उसको नेशनल इनकम में हम लोग कैसे काउंट करेंगे? वो तो मिस हो जाएगा। बार्टर ट्रांजेक्शन, अ प्लम्बर रिपेयर अ फार्मर इरिगेशन पंप इन एक्सचेंज फॉर 10 kg राइस, नो मनी चेंज हैंड। एक फार्मर था, उसने एक प्लम्बर को बोला कि मेरे खेत में अभी पानी डालना है, मुझे मेरे पंप, मेरे सारे जो इक्विपमेंट है वो खराब हो गए हैं, तू थोड़ा सा उसको रिपेयर कर दे। प्लम्बर ने बोला ठीक है मैं रिपेयर कर दूंगा, पर बदले में तुम क्या करना कि मुझे 100 किलो राइस दे देना। तो फार्मर ने बोला चल डील डन। अब इस डील के अंदर पैसा तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जब पैसा एक्सचेंज हुआ नहीं तो हम लोग इसको कैसे नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे? तो ये सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से नेशनल इनकम के अंदर से इलीगल मनी, ब्लैक मनी और यहाँ पे बार्टर सिस्टम वाली मनी सब छूट जाती है, तो नेशनल इनकम को दिक्कत देती है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, पीपल डूइंग मल्टीपल जॉब, एक इंसान अलग अलग काम कर रहा है। समवन वर्क इन अ शॉप एंड ऑल्सो फार्मर, नॉट ऑल देयर इनकम में बी काउंटेड। एक इंसान दुकान में भी काम करता है, फिर शाम को आके खेती भी करता है, तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि हम लोग इसकी कौन सी इनकम नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी दिक्कत है। डज नॉट अकाउंट फॉर पॉपुलेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा। इफ पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन इनकम, डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिव। पैसा हम लोग जितना कमा रहे हैं, अगर उससे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी तो हम लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहां पे देखो, अ कंट्रीज नेशनल इनकम राइज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर हम लोगों का इनकम लाख रुपए से 1,20,000 पे आ गया। बट इफ द पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम 1,000 टू 1,500, इनकम पर पर्सन फॉल फ्रॉम 100 टू 80। आपको मैं समझाता हूं, यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल को यहाँ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं मैं। हमारी पॉपुलेशन थी 1,000 की और इनकम कितना था?
1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपए। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई 1500 की और इनकम कितनी हो गई 1,20,000। दोनों कंडीशन को डिवाइड करते हैं। इनकम है 1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपए और पॉपुलेशन है 1000 की। इनकम है 1,20,000 रुपए और पॉपुलेशन है 1500। जब एक 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 यहाँ पे एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा 100 रुपए। अब यहाँ पे कहते हैं एक 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 एक। अब मैं इसको अगर 15 से करूंगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0। कितनी हो गई इनकम 80। पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्यादा तो हमारी जो इनकम है वो ड्रॉप हो जाएगी। इनकम बढ़ रही है पर उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकम ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1000 लोग थे, हम लोग 1,00,000 रुपए कमा रहे थे, सबको मिल रहा था 100 रुपए। यहाँ पे हमने 1,20,000 तो बनाया बट उसके अगेंस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी जिसकी वजह से इनकम के अंदर फॉल आया। तो याद रखना पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतनी इनकम नहीं बढ़ पाएगी तो जो इनकम है वो नेगेटिव में चली जाएगी। अब लास्ट वाला लिमिटेशन देखते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड। हर कंट्री का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। जैसे कि कुछ कंट्री प्रोडक्शन मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री इनकम मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर लेती हैं। जिनको ये मेथड नहीं मालूम है मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। कुछ कंट्री प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती है, मतलब जितना देश के अंदर सामान बना उसके ऊपर से हम लोग नेशनल इनकम काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला हम सामान बेच के जितना पैसा कमाएंगे, मतलब जितनी हमारी इनकम होगी उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला कि हम जितना खर्चा करेंगे उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो हर कंट्री का अपना मेथड है। अगर हर कंट्री अलग अलग मेथड को यूज करेगी तो हम लोग नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट मेथड, मेक कंपैरिजन डिफिकल्ट। यही बात मैंने आपको सिंपल सी भाषा में पीछे समझा दी। अब आगे का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब यहां से बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स दोनों के सवाल पूछी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड आपको इस सेक्शन से 2 मार्क्स का सवाल कैसे पूछती है। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, स्टेट्स द फॉर्मूला टू फाइंड इट। 2 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर बताना है पर कैपिटा इनकम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। 3 मार्क्स के लिए कैसा सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम को एक्सप्लेन करना है एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पर कैपिटा इनकम के अंदर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज लिख देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम है क्या। तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। एक सिंगल इंसान देश के अंदर कितना कमा रहा है हम लोग उसको इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, बट उसके साथ एवरेज लगा देना। वो जो इनकम निकली है वो किस में होती है, एवरेज में होती है। क्योंकि देश के एक सिंगल इंसान की सही एक्यूरेट इनकम बताना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग उसको किस में निकालते हैं, एवरेज में निकालते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि बताओ बेटा पर कैपिटा इनकम क्या है, तो अंकल पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान हमारे देश में कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं। पर अंकल मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता, वो जो इनकम निकाली है मैंने पर पर्सन की वो होती है एवरेज में। आगे देखो, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज टोटल इनकम ग्रोस नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। फॉर्मूला है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना, मतलब कैसे लिखना वो देख लो। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना जो ये टोटल इनकम है यहाँ पे हो सकता है नेशनल इनकम एनआई और यहाँ पे टीपी टोटल पॉपुलेशन, ये सेम ही है सब। आप कहीं पे ऐसा देख लो कि भैया यहाँ पे दिया हुआ है एनआई, तो क्या ये गलत है, नहीं सही है। नेशनल इनकम टोटल इनकम एक ही बात है। एक और चीज लिखी हो सकती है ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टीपी, ये भी एक ही बात है। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल नेशनल इनकम को हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन से। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से बोर्ड में लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इनमें से कोई भी, मैं बोलूंगा कि आप ये वाला लिख देना, कोई भी नहीं ये वाला लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एंड कैसे करोगे, इन शॉर्ट इट टेल्स अस हाउ मच ऑन एवरेज ईच पर्सन अर्न इन अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम आपको क्या बता रहा है कि एवरेज में हमारे देश का या किसी भी देश का एक सिंगल इंसान कितना पैसा कमा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एंड कर देना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब पर कैपिटा इनकम के अंदर एक सवाल बोर्ड आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ लेती है,
वाई पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर? नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम अच्छा इंडिकेटर क्यों है, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे मैंने पहली लाइन में लिख दिया है, बिकॉज इट्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को काउंट करता है अपने अंदर, इसीलिए वो नेशनल इनकम से बेटर है। आगे समझते हैं। The main goal of development is to improve people's standard of living and per capita income, so this better than national income। मेन मुद्दा क्या है कि हम लोगों को देश में जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनकी जिंदगी को अच्छा करना है। तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छे से लोगों की जिंदगी को दिखाता है नेशनल इनकम के कंपैरिजन में, इसीलिए ये उससे ऊपर है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख दी है जिससे आपको आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगी। इफ पर कैपिटा इनकम ग्रो फास्ट, डेवलपमेंट फास्ट। पर कैपिटा इनकम ग्रो स्लोली, डेवलपमेंट इज स्लो। पर कैपिटा इनकम अगर सेम है तो डेवलपमेंट स्टेबल है। इट इज फॉल, डेवलपमेंट इज नेगेटिव। अगर पर कैपिटा इनकम नीचे गिर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट नेगेटिव हो गया। तो ये मैंने आसान सी लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आप आंसर बड़ा कर सको और आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबिंग। इंसान की वेलबिंग अगर करना है तो पर कैपिटा इनकम उसका एक अच्छा टूल है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। हमको ये बताना है कि पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे पहला वाला मैंने लिखा हुआ है ओनली एन एस्टिमेट। द पॉपुलेशन इज काउंटेड ओनली वंस एवरी 10 ईयर। For the other year we guess the population, so the per capita income is not exact। हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस। तो हमारे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग 10 साल में एक बार होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। मान लो कि 2011 के अंदर हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तब हमको पता चला कि हमारे देश की जो आबादी है वो 100 करोड़ की है। अब 2011 के अंदर अगर मुझे पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। मान लो कि इस टाइम पे हमारे देश का जो नेशनल इनकम था वो था 100 करोड़ रुपए। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है पर कैपिटा इनकम का? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, निकल के आ गया 1। ठीक है। अब मेरे को अगर 2015 के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो यहां पे हो गया मान लो नेशनल इनकम 120 करोड़ का। मैं मान के चलूंगा कि 2015 में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 105 करोड़ हो गई होगी। मैं क्या कर रहा हूं? एस्टिमेट निकाल रहा हूं। अगर अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये क्या है? मेरा अंदाजा है, मेरा क्या है? एस्टिमेशन है। तो एक साल जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी तब आपने एक्यूरेट डेटा देखा, बाकी के जो 9 साल है उसके अंदर आप क्या करोगे? अंदाजा लगाओगे। जो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके अंदर 9 साल तक सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा रहे होंगे, तो हमको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सो ओनली एवरेज इनकम, समझाता हूं इसको। अ कंट्री हैज 5 पीपल, टोटल इनकम जो है 50,000 की है। एवरेज इनकम निकाला हमने, निकल के आया पर पर्सन की 10,000 रुपए। बट हम लोगों को यहां से ये पता चला कि एक जो इंसान है अमीर वो अकेला 40,000 कमाता है, बाकी के जो 4 इंसान है वो 2,500 रुपए कमाते हैं। तो बट हम लोग को एवरेज कितना दिख रहा है? 10,000। भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस एग्जाम्पल को मैं लिख के आपको समझाता हूं। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 50,000। पॉपुलेशन कितनी है टोटल? वो है 5 लोगों की। अगर हम लोग इसका पर कैपिटा इनकम निकालने जाएंगे तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी निकल के आएगी? 10,000 पर कैपिटा इनकम, यानी हर इंसान की इनकम कितनी है? 10,000 रुपए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टोटल 5 लोग थे, उनमें से जो 4 लोग हैं वो चारों लोग 2,500 रुपए कमा रहे हैं और इकलौता अकेला अमीर आदमी अकेले 40,000 रुपए कमा रहा है। तो जब हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एवरेज देखते हैं। अब जब हम लोग एवरेज देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है बाप रे सारे के सारे 10,000 कमा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक इंसान अकेले 40,000 कमा रहा है, बाकी के 4 लोग मिलके सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमको एवरेज दिखाता है, एक्चुअल कंडीशन नहीं दिखाता है। अब आगे वाला लिमिटेशन देख लेते हैं, हार्ड टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज। समझाता हूं। ईच कंट्री यूज इट्स ओन मनी, सो वी मस्ट कन्वर्ट टू यूएस डॉलर टू कंपेयर। हर कंट्री अपने अपने करेंसी के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालता है,
बट जब हम लोगों को एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम दूसरे कंट्री के पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर करना होता है, तब हम लोगों को अपने देश के पैसे को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सबको पता है कि रुपीस और यूएस डॉलर की वैल्यू यानी ये जो एक्सचेंज रेट है ये हमेशा बदलता रहता है। एक समय पे हम लोगों को अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो 60 रुपए देना पड़ता था, आज के टाइम पे 80 से 85 रुपीस देना पड़ता है। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो जैसे एक्सचेंज रेट बदलेगा वैसे ही पर कैपिटा इनकम के वैल्यू में भी बदलाव आएगा, बट ये असली सच्चाई नहीं है। तो जब हम लोग यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि एक्सचेंज वैल्यू बदलती रहती है, जिससे पर कैपिटा इनकम की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है जब हम लोग पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम के साथ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहां से बोर्ड आपको 3 मार्क्स का एक सवाल पूछे, अब कैसे पूछिए उसको देख लो। एक्सप्लेन एन इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को पूरा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताना है कि कैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई जिसकी वजह से इंसान की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर फोकस करता है, तो इंसान कितने अच्छे तरीके से जिएगा उसके ऊपर फोकस करता है। PQLI किसके ऊपर फोकस कर रहा है, हाउ वेल पीपल लिव, एक इंसान कितने अच्छे से जी रहा है इसके ऊपर फोकस करता है PQLI का कॉन्सेप्ट। इट फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक वेलबींग, नॉट जस्ट इनकम। PQLI सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं, वो फोकस करता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और इंसान का भला कैसे हो सके उसके ऊपर। जब भी हम लोग PQLI को मेजर करेंगे तो हम उसके अंदर दो चीजों को मेनली देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, खाली पैसे को नहीं। तो PQLI के अंदर हम लोग पैसे को भी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी देखेंगे और इंसान के लाइफ की क्वालिटी को भी देखेंगे। तो PQLI का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि PQLI अगर हायर होगा तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। अब PQLI का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने PQLI का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। याद रख लेना, 1 मार्क्स के लिए काम आएगा, या तो MCQ में काम आएगा या तो 1 वर्ड में काम आएगा। PQLI को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो PQLI को मेजर करने के लिए बेसिकली 3 मेन इंडिकेटर हैं। अब वो 3 मेन इंडिकेटर कौन कौन से हैं, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। भैया ये तीनों क्या है समझाता हूं आगे। अब यहाँ पे आपको PQLI का फॉर्मूला भी लिख देना है, टेक्स्ट बुक खोलना उसके अंदर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत खुद से कर लो। अब हम लोग जा रहे हैं 3 डिटर्मिनेंट ऑफ PQLI। भैया ये 3 डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये जो इंडिकेटर्स थे ना इनको हम लोग 3 डिटर्मिनेंट्स भी बोलेंगे। PQLI का इंडिकेटर या PQLI का डिटर्मिनेंट्स एक ही है, ये तीनों PQLI के इंडिकेटर्स हैं और यही तीनों PQLI के डिटर्मिनेंट्स है। तो कंफ्यूज मत होना, डरना मत। अब PQLI के जो डिटर्मिनेंट्स है, यहां से बोर्ड आपको 2 तरीके से सवाल पूछे, एक 3 मार्क्स में पूछे, एक 2 मार्क्स में पूछे। ये तो 2 मार्क्स में कैसे पूछेगी, स्टेट द डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड इन द PQLI। हम लोगों को PQLI के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में 2 मार्क्स में बोर्ड को बताना है PQLI के कॉन्सेप्ट के अंदर से। अब इसी डिटर्मिनेंट से 3 मार्क्स में किस तरीके से सवाल पूछे हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इन PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग इसको अब समझते हैं। पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन मतलब लिटरेसी। अब ये क्या है, सो हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट। क्या होता है लिटरेसी रेट, एक इंसान पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो पढ़ा लिखा और लिटरेट इंसान है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं लिटरेसी रेट के अंदर। हायर लिटरेसी रेट होगी तो बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस होगी। किसी भी देश के अंदर अगर लिटरेसी रेट हायर है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे अच्छा एजुकेशन है। अब आ जाओ दूसरा वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, कैसे पूछ रही है वो देखो, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बोर्ड ने आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ। एक बच्चा पैदा हुआ तो हम लोगों ने बोला कि इंडिया के अंदर बच्चा 60 से 70 साल जिएगा। वही बच्चा जापान के अंदर पैदा हुआ तो लोगों ने बोला हमारे इधर ये 80 टू 85 ईयर जिएगा। वही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो बोला गया कि 75 टू 80 ईयर्स जिएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अब तो हमारी जिंदगी 60-65 साल की है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब एक बच्चा पैदा होता है हम लोग एक एवरेज एज उसकी डिसाइड कर रहे हैं कि 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
अगर इंसान अच्छा लंबा जी रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है। अगर एक देश के अंदर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा खाना और अच्छा पानी मिलेगा तो एक इंसान लंबा जिएगा, मतलब उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। तो एक देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस इंसान की हेल्थ के ऊपर, उस देश के हॉस्पिटल, फूड और प्योर ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर। लॉन्गर लाइफ मीन्स पीपल कैन वर्क एंड कंट्रीब्यूट मोर। जितना हम लंबा जिएंगे, उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा देश की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। जापान के अंदर पीपल 84 ईयर जीते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। अब अगला जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMR बोलते हैं। अब ये क्या है? नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ। दो चीज याद रखो, पर 1000 बर्थ और 1 ईयर। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने के पहले मर जा रहे हैं, यानी डेथ हो जा रही है उनकी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या याद रखना है? 1 साल की उम्र पूरा करने तक 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लोअर IMR, बेटर हेल्थ केयर सर्विस एंड चाइल्ड केयर। 1000 में से जितने कम बच्चों की डेथ होगी, उतना अच्छा उस देश का हेल्थ सिस्टम होगा और बच्चों को केयर करने की सर्विस भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI का फॉर्मुलेशन कैसे होता है। ईच इंडिकेटर यानी लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। ये तीन चीजों को सबको 100 मार्क्स दिया गया है। Based on country's performance in each indicator, it graded between 0 to 100। जिस तरीके से कंट्री के अंदर इनके ऊपर काम होगा, उस हिसाब से हम लोग 0 से 100 के बीच में इनको मार्क्स देंगे। एग्जांपल से समझाता हूं। एक देश है, उसके अंदर लिटरेसी रेट को मिला 80, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मिला 70, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को मिला 60। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? द ग्रेड ऑफ ऑल थ्री इंडिकेटर आर एडेड। ये तीनों को यानी 80, 70, 60 को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। टोटल कितना है? 210। अब आगे क्या करना है? द सम इज डिवाइडेड बाय 3 टू गेट एन एवरेज। हम लोगों ने क्या किया? इन तीनों को डिवाइड कर दिया, किससे? 3 से। तो हमारा कितना आ गया? 70। तो दिस इज द PQLI ऑफ द कंट्री। तो PQLI कितना निकला? 70। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं PQLI का। अब हम लोग PQLI के इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट PQLI, PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 टू 100। कितने के बीच में होगा? 0 से 100 के बीच में होगा। अगर PQLI 100 के क्लोजर है तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे सारी चीजों का परफॉर्मेंस बेटर है। सारी चीजों में कौन कौन सी? लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जब भी मैं PQLI के अंदर बोलूंगा सारी चीजें, तो आपको ध्यान रखना होगा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर क्लोजर टू 0 हुआ तो ये सारी चीजों का जो परफॉर्मेंस है वो बकवास है किसी भी देश के अंदर। PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर कंट्री, स्टेट और रीजन। PQLI से हम लोग किसी भी देश का लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इजीली कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का। हायर PQLI मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर PQLI लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं इसको आपको समझाता नहीं हूं, आपने समझ लिया होगा मैंने जिस तरीके से बोला है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो PQLI अपने अंदर लिटरेसी, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीनों को जोड़ता है। ये तीनों अगर जुड़ेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान का, ह्यूमन का भला होगा ही होगा। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। बेटर देन पर कैपिटा इनकम बिकॉज इट्स सो मोर देन जस्ट इनकम। पर कैपिटा इनकम के अंदर हम लोग सिंगल इंसान की इनकम को जोड़ रहे थे, बट जिंदगी को जीने के लिए एजुकेशन, हेल्थ की भी जरूरत पड़ती है। तो PQLI इन सारी चीजों को भी जोड़ता है, इसीलिए ये पर कैपिटा इनकम से भी अच्छा है। कैन कंपेयर कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री और स्टेट। हम लोग इजीली PQLI को किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देश के किसी भी ग्रुप के साथ और किसी भी स्टेट का PQLI कंपेयर करके बता सकते हैं कि वहां पे कितना एजुकेशन की कमी है, वहां पे कितना हेल्थ खराब या अच्छा है। कैन ऑल्सो कंपेयर अर्बन रूरल एरिया और मेल वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन। हम लोग PQLI के कॉन्सेप्ट से शहर और गांव के भी एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग एक देश के अंदर मेल और फीमेल की भी ये तीनों चीजों की कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ PQLI भी करवा दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ PQLI एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे समझते हैं ओनली 3 इंडिकेटर। PQLI के अंदर 3 मेन इंडिकेटर है। कौन कौन सी?
लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बट एक चीज याद रख के चलो कि एक कंट्री है, उसके अंदर लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें अच्छी हैं, बट उस देश के पास इनकम नहीं है और उस देश के लोगों के पास काम नहीं है। तो PQLI ना तो इनकम के ऊपर ना तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करता है, तो ये इसकी पहली बुराई हो गई। गिव ओनली एन एवरेज, यहाँ पे ध्यान देना, लिटरेसी रेट का मार्क्स मिला 90, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मार्क्स मिला 50, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मार्क्स मिला 80। जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 73। बट यहाँ पे देखना एक चीज की कमी है, एवरेज कितना गया 73, बट उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 है। इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेकार है, बट जब आप एवरेज देखोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है। तो ये क्या दिखाता है, एवरेज। इस एवरेज की वजह से हम लोगों को एक्चुअल चीजें नहीं दिख पाती हैं, ये भी कमी है PQLI की। इक्वल वेटेज इज नॉट फुल्ली करेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं, infant mortality rate might be more important than literacy in some country but both get equal 100% weightage। यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे देखो लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आप सबको पता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने और जीने का सवाल। 1000 बच्चे में से कितने बच्चे मर जा रहे हैं, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आप जीने मरने के कॉन्सेप्ट को भी 100 मार्क्स दे रहे हो, आप पढ़ाई को भी 100 मार्क्स दे रहे हो। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं इसको देता 120 मार्क्स, फिर मैं एजुकेशन को देता 110 मार्क्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैं देता 105 मार्क्स। ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो समझने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मरना जीना, तो इसको 120 मिला, उसके बाद मैंने लिटरेसी को 110 दिया। तो यहाँ पे जिंदगी में जिस चीज का रोल ज्यादा है उसको ज्यादा मार्क्स देना चाहिए, जिसका रोल कम है उसको थोड़ा कम मार्क्स देना चाहिए। बट PQLI ने सबको इक्वल वेटेज दे दिया है, ये बात गलत है और इससे हम लोग रियल ग्रोथ को नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द HDI। इसका जवाब देना है हमको 2 मार्क्स के लिए। तो HDI एक मॉडर्न इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मॉडर्न इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का एक मॉडर्न टूल है HDI। इट मेजर डेवलपमेंट बाय कंसिडरिंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। HDI जो है वो पैसे के ऊपर भी ध्यान देता है, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ये सारे सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था HDI का कॉन्सेप्ट 1990 में। तो याद रखना कि पहली बार HDI का रिपोर्ट कब आया था, 1990 में। किसने पब्लिश किया था? UNDP ने। आपके 1 मार्क्स के सवाल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इंडियन इकोनॉमिस्ट हेल्प इंप्रूव एंड रिफाइन HDI। इंडिया के भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है HDI के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। 2010 के अंदर एक इंप्रूवमेंट आया या एक चेंज आया, किसके अंदर? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI। HDI की जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती होगी 2010 में उसके अंदर चेंज आया। ये भी आपको 1 मार्क्स के लिहाज से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है वो बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं। फैक्टर इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। HDI के अंदर कितने फैक्टर हैं? तो HDI के अंदर भी 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। HDI के अंदर कौन कौन से 3 फैक्टर हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इनको बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मीनिंग जो आपने PQLI के अंदर देखी थी वही यहाँ पे भी होगी, तो मैं फट से रीड कर देता हूँ, आपका टाइम नहीं खराब करता हूँ। द नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट बर्थ। एक बच्चा कितने साल जिएगा उसका हम लोग एवरेज प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डिटेल में मैंने आपको पीछे समझाया है। सो द एवरेज हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस इन अ कंट्री। अगर एक देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो हम लोग बोलेंगे उस देश का हेल्थ और मेडिकल सर्विस अच्छा है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर HDI। जितनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतना अच्छा HDI होगा। अब यहाँ पे क्या नया है उसको समझना। इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 50 ईयर इट इंडिकेट पुअर हेल्थ कंडीशन। HDI के अंदर बोल दिया गया कि अगर किसी भी देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर 50 साल से नीचे रहा मतलब उस देश की हेल्थ कंडीशन बकवास है। तो ये नया सीखने को मिला हमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर HDI वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। एजुकेशन यानी नॉलेज। एजुकेशन के अंदर क्या अलग दिया गया? मेजर यूजिंग एडल्ट लिटरेसी। तो HDI के अंदर एजुकेशन को नापा जा रहा है एडल्ट लोगों के ऊपर।
अब उनकी उम्र कितनी है 15 प्लस। क्या 15 प्लस के लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इंक्लूड किया एचडीआई के अंदर। तो एचडीआई के अंदर एजुकेशन में क्या ध्यान रखना है, ये नापा जा रहा है एडल्ट के ऊपर कितनी एज होनी चाहिए 15 प्लस। क्या 15 प्लस वाले अच्छे से लिख पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं? आगे टू एस्पेक्ट्स आर कंसिडरिंग। एचडीआई के अंदर दो चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है एजुकेशन के अंदर, एक है ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इन दोनों को ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट अटेंड स्कूल फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 एंड कंप्लीट ऑल ईयर्स सक्सेसफुली। तो हम लोग उसकी ईयर ऑफ स्कूलिंग बोलेंगे 12 साल। एक बच्चा है वो पहली से 12वीं तक अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ने में कितने साल लग गए 12 साल। हम लोग इसको बोलेंगे ईयर ऑफ स्कूलिंग। आगे इसी चीज को और देख लेते हैं। इफ अनदर स्टूडेंट ड्रॉप आउट आफ्टर ग्रेड 8 तो ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया 8 साल। एक बच्चा है उसने पहली में एडमिशन लिया और 8वीं तक उसने पढ़ाई की, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो उसने कितना साल पढ़ा 8 साल। तो हम लोग इस कंडीशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग को बोलेंगे 8 साल। समझ में आया ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, कि कितना समय आप स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए बिता रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग। इससे हमको क्या पता चलता है, एक्चुअल ईयर कितना हम लोगों ने स्टडी में कंप्लीट किया है। जैसे कि मैंने पढ़ाई की तो मैंने 14 साल स्कूल किया, 3 साल मैंने बीकॉम किया, 2 साल मैंने एमकॉम किया, तो मेरा कितना साल हो गया 14 3 17, 17 और 2 19 साल। तो मेरा ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना हुआ 19 साल का। अब आ जाओ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इन अ कंट्री चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट एज 6 एंड आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन। आगे भी अपने देखते हैं। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होगी 12 साल। मान लो मैं 6 साल का हूं, मैं स्कूल गया, तो मुझे 12वीं तक पहुंचने के लिए कितना साल पढ़ना पड़ेगा 14 साल। यहां पे 12 लिखा हुआ है बट एक्चुअल में 14 साल। एलकेजी यूकेजी भी तो मैं पढ़ूंगा। तो जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ाई करने को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक 6 साल का बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेने गया तो उसको 12वीं पहुंचने के लिए 14 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे का फ्यूचर में कितना पढ़ाई वो कर सकता है उसका एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। समझ में आया? इट शो द फ्यूचर पोटेंशियल एजुकेशन लेवल रेदर देन द एक्चुअल कंप्लीटेड ईयर। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कि एक बच्चा है 6 साल का, उसने पहली में एडमिशन लिया, वो 8वीं तक पढ़ा। अब 8वीं में वो है तो 12वीं तक उसको पढ़ने के लिए और कितना साल लगेगा 4 साल और लगेगा। तो ये 4 साल क्या है फ्यूचर पोटेंशियल एजुकेशन लेवल। उसको 8वीं से 12वीं तक में पहुंचना है तो और 4 साल उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड लाइक क्लीन वाटर, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीक्यूएलआई जैसा ही है बट इसमें कुछ चीजें और जोड़ दी गई हैं, जैसे कि क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब बाथरूम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। एचडीआई के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी जोड़ दिया गया है, मेल न्यूट्रिशन को भी जोड़ दिया गया है, पर कैपिटा कैलोरीज इनटेक को भी जोड़ दिया गया है। तो ये नया है एचडीआई के अंदर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया है उसके अंदर। अब अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एचडीआई, इसके अंदर से बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स दोनों के सवाल पूछिए। पहले हम लोग 2 मार्क्स का सवाल देख लेते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंपॉर्टेंस को बताना है 2 मार्क्स के लिए। अब 3 मार्क्स के लिए बोर्ड कैसे पूछेगी, स्टेट द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन दोनों बताना है 3 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हुई है वो आपके माइंड को क्लियरिटी देने के लिए लिखी हुई है। तो एचडीआई की वैल्यू होती है 0 से 1। मतलब हम लोग एचडीआई के अंदर जो जो चीजें आएंगी उनके परफॉर्मेंस को मार्क्स देंगे 0 से 1 में। यानी कि एचडीआई के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो किसके बीच में आएंगे 0 से 1 के बीच में। जैसे पीक्यूएलआई में कितने में आ रहे थे 0 से 100, तो एचडीआई में कितने से आ रहे हैं 0 से 1 के बीच में। क्लोजर टू 1 कंट्री मोर डेवलप हो रही है और हायर रैंकिंग मिलेगी। फर्दर या फार्दर टू 1 कंट्रीज का लेस डेवलप हो रहा है और उनकी रैंकिंग भी नीचे जाएगी। ये बहुत इजी सा मैंने आपको समझा दिया है, बोर्ड आपको पूछेगी नहीं बट आपकी जानकारी के लिए जान लो। 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से जो नॉर्वे है उसका नंबर आया था 0.944 और उसको मिला था फर्स्ट रैंक एचडीआई के अंदर। इंडिया का 0.609 और हमको मिला था 130वां रैंक 188 कंट्री के अंदर। तो ये बहुत ही बकवास रैंक था हमारा एचडीआई के अंदर। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई पढ़ लेते हैं, जो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर लिखना था। सो कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट।
HDI से हम लोगों को कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट का पिक्चर मिल जाता है। कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, HDI के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लागू कर रहे हैं तो देश पैसा भी कमा लेगा और इंसान का भला भी हो जाएगा, मतलब कि सोशल फैक्टर भी अच्छे हो जाएंगे। फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, HDI का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर। राइजिंग HDI मींस इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। किसी भी देश के अंदर अगर HDI अच्छा कर रहा है, इसका मतलब उस देश के अंदर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड तीनों चीजें अच्छी होती जा रही हैं। प्रमोट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HDI फोकस करता है कि देश के हर इंसान का ग्रोथ हो, और ये जो ग्रोथ हो रहा है ये लंबे समय तक हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है HDI के अंदर। HDI इज प्रोग्रेसिव, रियल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्लस सोशल वेलफेयर। आपको अगर बोर्ड पूछ रही है कि रियल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का इंडिकेटर कौन है, तो आपको आंसर देना होगा HDI, क्योंकि HDI के अंदर पैसा भी कमाया जा रहा है और समाज का भी भला हो रहा है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ HDI। अब लिमिटेशंस ऑफ HDI, 3 लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। यूज ओनली 3 इंडिकेटर, जैसे PQLI के अंदर 3 इंडिकेटर को यूज किया था वो उसकी बुराई है, वैसे HDI के अंदर भी 3 इंडिकेटर को यूज किया है, ये इसकी भी बुराई है। अ कंट्री में हैव हाई इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट पुअर एनवायरमेंट कंडीशन, जेंडर इनइक्वालिटी और हाउसिंग। मान लो कि एक देश के अंदर लोगों की इनकम भी अच्छी है, सबको एजुकेशन भी अच्छा मिला है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, बट उस देश का एनवायरमेंट बकवास है, उस देश के अंदर औरतों और आदमी के अंदर भेदभाव हो रहा है, उस देश के अंदर हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो HDI ने ये सारी चीजों को तो अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो ये सारी चीजों में वो देश पीछे रह जाएगा। तो ये हो गया पहला बुराई HDI का। अदर इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर मिसिंग, समझना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अ लो क्राइम रेट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग बट इज नॉट इंक्लूडेड इन HDI। मान लो कि एक देश के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, कहीं पे किसी को भी मार दिया जाता है, कभी भी चोरी हो जाता है, कभी भी लूटपाट हो जाता है, तो क्या उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। HDI क्राइम रेट जैसी चीजों को अपने अंदर तो इंक्लूड करता ही नहीं है, तो ये भी तो एक सोशल फैक्टर है। एक देश के इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए तो क्राइम रेट जैसे सोशल फैक्टर को HDI अपने अंदर इंक्लूड ही नहीं करता है, ये भी एक लिमिटेशन है। इक्वल वेटेज फॉर ऑल इंडिकेटर, जो मैंने PQLI में समझाया था, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जीने मरने की बात की जाती है, तो जीने मरने वाली चीजों को भी आपने सेम नंबर दिया हुआ है और पढ़ाई को भी आपने सेम नंबर दिया हुआ है। हम लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना होगा जिसके अंदर सबका वेटेज अलग हो, तभी तो पता चल जाएगा कि किसी की चीजों का ज्यादा वैल्यू है, किसी की चीजों का कम वैल्यू है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ज्यादा वैल्यू है, उससे कम वैल्यू है एजुकेशन का, तो ये भी एक बुराई है। अब आपको बोर्ड 2 मार्क्स के लिए पूछेगी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको इसको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में आसान भाषा में लिखा है, आपने पूरा चैप्टर समझा है, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट याद रखना 2 मार्क्स के लिए पूछेंगी तो उतना ही पढ़ना।